हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास में पीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट की यूनिट स्टार्ट करते हैं जो आपके पेपर में अराउंड 6 मार्क्स तक की आती है। इसके बाद हमारी एक यूनिट और बच जाएगी विच इज़ मनी एंड बैंकिंग, जो हम इसके बाद कवर करते हैं। ठीक है, सो फिलहाल बीओपी के अंदर हमारे दो चैप्टर्स आते हैं, वन इज बीओपी, सेकेंड वन इज एफईआर। एफईआर विल बी टेकन इन नेक्स्ट क्लास, अभी के लिए हम बीओपी को कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद बीओपी। बीओपी होता क्या है? सी बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। बैलेंस का मतलब है जैसे हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। सेम बीओपी में ये भी क्या करता है, एक बैलेंस निकालता है इनफ्लोज के बीच में एंड आउटफ्लोज के बीच में। किस चीज के इनफ्लोज और आउटफ्लोज? पेमेंट्स के। तो इसी का नाम क्या बनता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। ठीक है, अभी ये होता क्या है तो ध्यान से समझना था। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करते हैं। डिफाइन के अंदर मैं आपको कुछ 4 से 5 टर्म्स बोल रहा हूँ, जब भी आप डिफाइन लिखो तो ये ट्राई करना कि ये सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाए। क्या क्या? इट रेफर्स टू एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करती है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस में रिकॉर्ड करती है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करती है। ऐसे नहीं कि हैप्पीसाइड मैनर में आज कुछ कर लिया, कल कुछ कर लिया, परसों कुछ कर लिया, ऐसे नहीं होता। एक सिस्टम से सारे डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा और एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, वो क्या है वो भी देखें। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अभी समझते हैं। कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपकी कंट्री के लोगों के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं ROW, या इसको हम अब्रोड भी बोल देते हैं कि मेरी कंट्री के बाहर जितने भी लोग हैं उनके साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। ठीक है, बट ये फीचर्स हैं जो आप बीओपी की डिफाइन में लिखते हो। क्या स्टेटमेंट बनेगी? इट रेफर्स टू एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट व्हिच रिकॉर्ड्स अ सिस्टमैटिक record of all economic transactions between residents and rest of the world during a period of 1 year. This is the defined basic for BOP. अब BOP के फीचर्स क्या होते हैं? तो यहीं से आपके 4 क्वेश्चंस क्या बनते हैं बेटा? फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पहला, इट इज प्रिपेयर्ड ऑलवेज ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? आपने पढ़ा है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। जहाँ पे अकाउंटिंग सेंस की बात करें, मतलब अगर हम अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी की बात करें तो अकाउंटिंग सेंस में डेबिट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, है ना। पर इसका एक एक्सेप्शन पॉइंट क्या लेके चलते हैं बेटा कि हम ये इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, तो अगर हम इकोनॉमिक सेंस की बात करें तो जरूरी नहीं है हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएंगे। हो सकता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी हो सकता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड से छोटी भी हो। तो तीनों सिचुएशंस पॉसिबल है। ठीक है, वो भी करते हैं। नेक्स्ट आता है, इट इज अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब होता है ये समझो इस बात को। जिनके पास कॉमर्स है वो इस बात से रिलेट करेंगे। हमारे अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। अब रियल अकाउंट कौन से होते हैं? से फॉर एग्जांपल कोई एसेट का अकाउंट है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी एंड सो ऑन। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? से फॉर एग्जांपल बैंक का कैपिटल अकाउंट है। उसके अलावा आपका कोई भी इंडिविजुअल के नाम से राम का, लक्ष्मण का, इन सब का अकाउंट है। ये सब किस में जाते हैं? पर्सनल अकाउंट। अब रह गए सेल का, परचेज का, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई डायरेक्ट इनकम है, कोई इनडायरेक्ट इनकम है। वो सारे अकाउंट्स किस में जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पे ना तीनों अकाउंट्स के रूल अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन
credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, ये रूल्स होते हैं। नॉमिनल के भी दो रूल्स होते हैं, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जितने भी खर्चे हैं, आउटफ्लोज है, उन सबको क्या कर दो डेबिट, और जितने भी इनफ्लोज है, इनकम है, उनको क्या कर दो क्रेडिट। सेम यहाँ पर तो हम कहते हैं कंट्री की बीओपी में डेबिट साइड पे हमेशा आउटफ्लोज रिकॉर्ड होते हैं और क्रेडिट साइड पे हमेशा क्या रिकॉर्ड होते हैं इनफ्लोज, इनफ्लोज ऑफ डॉलर, आउटफ्लोज ऑफ डॉलर। तो हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, सेम मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूँ, तो पहली चीज अपने माइंड में ये क्लियर रखना कि जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी पेमेंट किस में होती है, डॉलर की टर्म्स में होती है। विच मीन्स अगर मैं यूएसए से या चाइना से या से जापान से कोई भी गुड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब इंडिया से वहाँ की तरफ भेज रहा हूँ, तो मुझे बदले में जो पेमेंट मिलेगी वो डॉलर्स में मिलेगी। विच मीन्स एक्सपोर्ट करने पे मुझे इनफ्लो हो रहा है डॉलर्स का, इनफ्लोज ऑफ डॉलर्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो मेरी कंट्री के एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज या कोई भी ट्रांजैक्शन सब कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट। सिमिलरली अगर मैं कुछ इंपोर्ट करूँगा तो बदले में क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। इफ यू विल डू पेमेंट तो आप डॉलर्स की आउटफ्लो कर दोगे, हेंस लीडिंग टू डेबिट साइड। ठीक है, याद रखना है। थर्ड आता है, अब बताओ हमने नेशनल इनकम में किया था, इज इट अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। हमारा जो बीओपी बनता है वो कब बनता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बनता, पूरे साल के लिए रिकॉर्ड होता है, हेंस ये हमारे लिए फ्लो कंसेप्ट बनता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिपोर्टेड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व हुआ, विच मीन्स कि अगर आपने सिर्फ क्वालिटेटिव डील कर ली है, से एम्प्लॉयज का एक्सचेंज कर लिया, वो काउंट नहीं होगा, बट एम्प्लॉयज की पेमेंट कर दो तो वो काउंट होगा। ठीक है, बी केयरफुल। तो हम यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, सो ये बीओपी का बेस है कि क्या डिफाइन होते हैं और क्या उसके फीचर्स बनते हैं। मूविंग ऑन, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, अगर वो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे चलते हैं, तो क्या वो इन रियल टर्म्स हमेशा इक्वल होगा? क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल आएंगी, मतलब बीओपी हमेशा बैलेंस करेगा? नहीं। देखो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस जस्टिफाइड। अब उसको हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो। पहला पार्ट, अगर अकाउंटिंग सेंस की बात की जाए तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि डेबिट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, क्योंकि हम रूल्स ये यूज करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जब मैंने ट्रांजैक्शन की तो मैंने उसको दो अकाउंट्स में रिपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हम रूल वो यूज करते हैं बट पैटर्न वो यूज करेंगे कंपल्शन नहीं है, जिस वजह से इनके बीच में क्या आ सकता है, गैप। गैप आएगा तो या तो डेबिट साइड बड़ी होगी या क्रेडिट साइड बड़ी। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो आउटफ्लो ज्यादा और इनफ्लोज क्या है, कम। इसका मतलब क्या होगा कि कंट्री के अंदर नेगेटिव मतलब डेफिसिट बन रहा है बीओपी में, और अगर ये केस हो रहा है तो पॉजिटिव मतलब सरप्लस बन रहा है। और अगर आपके दोनों साइड्स इक्वल है तो वी विल से बैलेंस्ड बीओपी बन रहा है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आर इक्वल टू ईच अदर। बट ये रूल होता है, क्या रूल होता है कि जब भी आपके एक अकाउंट में, हमारे पास बीओपी के दो अकाउंट्स होते हैं जैसे अभी करते हैं खबर, कभी भी एक अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है तो हमारी कोशिश होती है कि हम दूसरे अकाउंट में क्या लिया है, सरप्लस। पहले में सरप्लस आ रहे तो कोशिश होती है कि दूसरे वाले में क्या लिया है, डेफिसिट, ताकि दोनों का बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आंसर क्या बना कि क्या बीओपी हमेशा बैलेंस होता है? आंसर स्टार्ट कैसे करोगे, यस इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू टर्म्स। फर्स्ट, अकाउंटिंग सेंस, since it is prepared on double entry system, debit side should be always equal to credit side. First part. Second part, but in economic sense it is not necessary that debit side will be always equal to credit side. It can be more than bracket deficit BOP, or it can be less than bracket surplus BOP. है? इसके बाद
but in these two situations government or economy will plan its transactions in a way that BOP will get balanced at the end of the year. उन transactions को हम accommodating transactions बोलते हैं, जस्ट अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आया। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल लास्ट में डिटेल में कराता हूँ। अभी के लिए बेस क्या था इसका, दो चीजें, डिफाइन और फीचर्स, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद इसके कंपोनेंट्स पे चलते हैं, उससे पहले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन समझेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कवर करते हैं नाम से। इसको हम क्या कह सकते हैं, बीओपी का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, बीओपी के कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, और यहाँ से आपका डिफरेंस पक्का आता है, ठीक है। कभी आपसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी शॉर्ट नोट पूछे तब भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। मेरी कंट्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम 4 हिस्सों में बाइफरकेट कर सकते हैं। वन इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स, सर्विसेज नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, देन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, कि मैंने यहाँ से सिर्फ वहाँ पे कोई गिफ्ट भेज दिया या उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट भेज दिया, बदले में कोई पेमेंट नहीं हुई है। लास्ट इज कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये 4 तरीके की ट्रांजैक्शंस हम रिपोर्ट करते हैं, एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले आ जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, व्हिच मींस वो आइटम्स जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो या मूव कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूव बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसका रेफरेंस क्या आता है, इसका एक 100% क्वेश्चन आता है, वो समझा दूंगा अभी। मूव का मतलब ये है कि अगर कोई भी आइटम एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में लाई जा सकती है तो गुड है, वो कोई भी आइटम हो सकती है। एग्जाम्पल से एक मशीनरी की बात करते हैं, आपने इंपोर्ट ऑफ मशीनरी किया तो मशीनरी आपके लिए गुड की कैटेगरी में जाएगी या कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्योंकि वो एसेट है। उसकी क्लासिफिकेशन तब भी किस में करते हैं, गुड में करते हैं। यहाँ पर क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मैंने मशीनरी इंपोर्ट कर ली है इसका मतलब वो उस कंट्री से उठकर मेरी कंट्री के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, मूवमेंट हुई, तो वो गुड की कैटेगरी में जाएगी, ना कि इधर जाएगी, याद रखना, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी। तो सबसे पहला पार्ट आता है ना गुड्स, मतलब वो आइटम्स जिनको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं विजिबल ट्रेड, क्योंकि देखा जा सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड या बीओटी इसी को कहा जाता है, जिसके अंदर फॉर्मूला लगता है इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। इनफ्लोज मतलब एक्सपोर्ट, आउटफ्लोज मतलब इंपोर्ट्स। तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट वैल्यू फॉर बीओटी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, जैसे गुड्स थे वैसे ही प्योरली सर्विसेज, अब इसमें गुड्स नहीं है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो इंटेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल का मतलब इनविजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जिसमें हम 2 तरीके की सर्विसेज काउंट करते हैं। गिवन हो तो कर लो, अदरवाइज आप इसको सिंपली ले सकते हो। अब गिवन क्या होता है, तो इनविजिबल्स 2 तरीके के होते हैं। एक फैक्टर सर्विसेज, मतलब मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी वहां पे रेंट पर दी हुई है, उस पे जो इनकम आ रही है वो मेरे लिए फैक्टर इनकम है। तो रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, कुछ इस तरीके की आइटम्स किसमें आती हैं, फैक्टर सर्विसेज में, एनएफआई है बेसिकली। और नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा पोर्शन इसमें कवर करती है। जैसे एग्जांपल है 3, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सो, ये सारी सर्विसेज आपके नॉन फैक्टर होती है। तो ये आपके इनविजिबल और विजिबल ट्रेड है। थर्ड आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जिनका दूसरा नाम वन साइडेड, यूनिडायरेक्शनल या फिर अनरिक्वेटेड, मतलब आपने उसके बदले कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, वो भी इसके अंदर कवर होती है। एग्जांपल गिफ्ट है, कोई ग्रांट है, कोई डोनेशन है, इस टाइप की सारी ट्रांजैक्शंस इसमें रिपोर्ट होती है, ठीक है। सो दिस वर 3 एलिमेंट्स। इन तीनों को हम क्लब करके किसमें डाल देते हैं, इन तीनों को भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं किसमें, करंट अकाउंट में, व्हिच मींस यहां से लेकर यहां तक की सारी ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड अंडर करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स हुए या फिर 3 बैलेंसेस हुए, कौन कौन से, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम एंड बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। और जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हैं कैपिटल अकाउंट की, ये सब किस में जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि बीओपी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो 2 ही होते हैं, कौन से 2, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में 3 सब पार्ट्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट में एक ही सब पार्ट आता है, ठीक है। अब ये कैसे स्टार्ट होता है, देखो, कैपिटल ट्रांजैक्शंस का मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो आपकी कंट्री की एसेट या लायबिलिटी पे फर्क डाले, बट इस तरीके से कि जब साल खत्म होने वाला है तब भी आपका दूसरी कंट्री के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्लेम नहीं है। एग्जांपल, फाइनेंशियल क्लेम का क्या मतलब होता है ना, देखो सिंपल, अगर मैंने यहाँ से यूएसए में पैसा इन्वेस्ट किया है एक प्रॉपर्टी पे,
ईयर एंड खत्म हो गया, मेरी प्रॉपर्टी अभी भी वहीं पर और मैंने वो बेची नहीं है, ऐसी सिचुएशन में मेरा उस कंट्री के ऊपर क्या रह गया, फाइनेंशियल क्लेम रह गया उस पर्टिकुलर एसेट पे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो मेरा एसेट बनेगा, हेंस टेकन टू कैपिटल अकाउंट। लॉजिक समझ गए? से अगर मैंने उस कंट्री के अंदर एक मशीनरी परचेज की, पैसे दिए और मशीनरी मेरी कंट्री में आ चुकी है, इंपोर्ट हो चुका है, तो गुड में आएगा। बट अगर मैंने वही मशीनरी अपने उसी प्लांट के ऊपर लगवा दी, वो मेरे लिए इधर जाएगा। समझ आया? दोनों में डिफरेंस है, बी केयरफुल। ठीक है, सो वापस आते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शंस में तीन टाइप की ट्रांजैक्शंस होती है, या तो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं या आपको इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। मतलब या तो आपने किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया या किसी फॉरेन कंट्री वाले ने आपकी कंट्री में इन्वेस्ट किया, उसे इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम बोलते हैं। दो टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक होती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो आपको एसेट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल दे दे। एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पे कोई लैंड परचेज करता हूँ या बिल्डिंग परचेज करता हूँ, उस पर्टिकुलर एसेट का कंप्लीट कंट्रोल किसके हाथ में होगा? मेरे हाथ में। आई एम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट और मैं उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता हूँ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई। तो जितने भी रियल एस्टेट के एग्जाम्पल्स है वो सब किस में जाते हैं? एफडीआई में। अगर मैं किसी अमेरिकन कंपनी, जापानीज या चाइनीज कंपनी के 5% शेयर्स परचेज कर लेता हूँ, क्या पूरी कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल मेरे हाथ में आएगा? नहीं, वो सिर्फ कलेक्शन है सिक्योरिटीज की जो मेरे पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड हो जाएगी। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 25 कंपनीज के 5 तरीके की सिक्योरिटीज खरीदी, कहीं इक्विटी शेयर, कहीं प्रेफरेंस शेयर्स, कहीं डिबेंचर्स, कहीं कुछ। इस तरीके से हमने 25 कंपनीज की 5 तरीके की सिक्योरिटीज खरीदी। उन सभी सिक्योरिटीज की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही वर्क है कि आप जब किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसके डायरेक्ट ओनरशिप में नहीं आते, बट आपके पास उसकी ओनरशिप होती है, पार्ट ओनरशिप होती है। तो एफडीआई डायरेक्ट कंट्रोल, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे सेग्रीगेशन करा रहा हूँ, होपफुली कभी आए तो तुमको पता होना चाहिए, अदरवाइज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर सिलेबस जनरल। हम एफडीआई को दो हिस्सों में समझते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड। इसका क्या मतलब है? देखो बहुत सिंपल है वैसे, तुम बताओ ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का क्या मतलब होगा? सोच के देखो। ग्रीन फील्ड मतलब फ्रेश ग्रास होगी, अच्छी हरा भरा खेत होगा। ब्राउन फील्ड का क्या मतलब है? पुरानी घास हो चुकी है, ग्रास हो चुकी है और वो धीरे धीरे सड़ रही है ना? सेम यहाँ पर है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि से इंडिया में गूगल ने एक प्लॉट परचेज किया लैंड, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर पे अपना ऑफिस सेटअप किया, दिस इज अ काइंड ऑफ एफडीआई ना, क्योंकि उसके ऊपर कंप्लीट ओनरशिप किसकी है? गूगल की है। अब ये एफडीआई कौन सी है? ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड किसे बोलते हैं? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा इन्वेस्ट करो कि वो बिल्कुल नया काउंट हो, दैट इज ग्रीन फील्ड। बट अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास ऑलरेडी एक बिल्डिंग थी जो गूगल ने परचेज की और उसके एक फ्लोर पे अपना ऑफिस सेटअप कर दिया, क्या उसने कहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया? नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउन फील्ड। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? सो दिस वाज दिस। नेक्स्ट आते हैं बोरिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, कि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, आपसे कोई पैसा उधार ले, आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो वो सर, या उनकी रीपेमेंट और रिकवरी दोनों इसी में क्लब होती है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कैसे? देखो मैं एक हेडलाइन डिफरेंस बताता हूँ। अगर मैं आपको कहता हूँ देयर इज रीपेमेंट ऑफ लोन और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपने किया है, किसी और ने आपको किया, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड। अब बताओ रीपेमेंट का क्या मतलब होगा? हमने पेमेंट कर दी, इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो, आउटफ्लो, ऑल आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, हेंस रीपेमेंट होगा तो डेबिट साइड, रिकवरी है मतलब पैसा आ रहा है तो इनफ्लो क्रेडिट साइड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब लास्ट आता है ओआरटी, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। इस पे एक अलग से सेक्शन करता हूं अभी के लिए। पहले ये चीज देखो, होपफुली ये क्लियर है। अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं क्लियर है बेटा, जस्ट इसको एक बार वापस से दोबारा सुनो, अभी नहीं, मतलब आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हो, तब भी नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो। आई शेयर अ डिटेल रिव्यू ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीओपी के लिए। तो यहाँ से हम एक नए सेक्शन पे चलते हैं बेटा, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बीओपी। ठीक है, क्या देखो, से ये मेरी कंट्री की बाउंड्री है, दिस इज इंडिया, इसके अंदर आरबीआई मानते हैं यहाँ पे सेटल है। अब आरबीआई अपने पास क्या रखता है? फॉरेक्स का रिजर्व रखता है,
फॉरेक्स रिजर्व रखने का मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, मिनिमम रिजर्व स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आरबीआई को जितनी भी मार्केट में मनी सप्लाई इशू करनी होती है उसका कुछ परसेंट अपने पास बैकअप के फॉर्म में रखता है। वो बैकअप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, डॉलर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, बुलियंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई के पास फॉरेक्स का भी रिजर्व है। देन अब रेजिडेंट्स कहाँ पे होंगे? कंट्री के अंदर होंगे, है ना। अब हम क्या कहते हैं, आपने पूरे साल की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली, करंट अकाउंट की भी कर ली, कैपिटल अकाउंट की भी कर ली। हमने क्या देखा, आपके बीओपी के अंदर लास्ट में डेबिट साइड का टोटल 100 रुपये आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल 110 रुपये आ रहा है। तो आपका 10 रुपये का ना डिफरेंस आ रहा है, प्लस का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लोज के कम है, तो आपके लिए सरप्लस बन रहा है। बट हमने क्या समझा था अभी भी कि पीओपी हमेशा बैलेंस करता है, मुझे ये 10 की भी जरूरत नहीं है। तो आरबीआई क्या करता है, ये 10 इनफ्लो मतलब रेजिडेंट्स के पास ज्यादा डॉलर्स है, तो आरबीआई क्या करता है, इनसे 10 के डॉलर्स ले लेगा, इनसे गए तो वो क्या बन गया, आउटफ्लो बन गया, लेकर कहाँ रख देता है, वो रिजर्व के अंदर डिपॉजिट करा देता है। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन की दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक डिपॉजिट्स इन रिजर्व्स, ये क्या बना बेटा, आउटफ्लो बना। आउटफ्लो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। क्यों आउटफ्लो बना, फिर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों से लेके रिजर्व में रख दोगे तो लोगों के लिए क्या बना, वो आउटफ्लो बना, हेंस रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो अब आरबीआई ने क्या किया, यहाँ पे 10 के आउटफ्लोज करा के उसको बैलेंस कर दिया, ये 0 पे। इस टाइप की ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। कभी उल्टा हो जाए, ये 110 बन रहे हैं और ये 100 बन रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में डेफिसिट आ रहा है 10 का, तो इन दिस सिचुएशन आरबीआई क्या करता है, यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं अपना, विड्रॉ, वहां से निकाल के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिसको भी नीड है। तो वहां से आपका क्या बनता है, विड्रॉवल फ्रॉम रिजर्व। ये क्या बनेगा बेटा, इनफ्लो, तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट, और ये कहाँ पे आते हैं, डेबिट। Such transactions by RBI generally to meet the disequilibrium of POP, either deficit or surplus, are termed as official reserve transactions having only two transactions. One deposits in reserves, second is withdrawal from reserves. ठीक है, one is on debit side, another one is on credit side. ठीक है, अब ये जो साल भर आपने ट्रांजेक्शन की टोटल करने से पहले इस लाइन से ऊपर, इन्हें हम बोलते हैं बेटा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस। ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट, जिनको बीओपी की सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, सरप्लस है, डेफिसिट है, कोई मतलब नहीं है, करनी है तो करनी है। तो ये ट्रांजैक्शंस ऑटोनोमस होती हैं, जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं, सिर्फ किसके पर्पस से, प्रॉफिट कमाने के पर्पस से। दोनों अकाउंट में हो सकती है, करंट अकाउंट में भी की जा सकती है और कैपिटल अकाउंट में भी की जा सकती है। जबकि ये वाली ट्रांजैक्शन जो लाइन के नीचे की गई है, इसे हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है एडजस्ट करना। किस चीज को एडजस्ट करेंगे, बीओपी के बैलेंस को एडजस्ट करते हैं। ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ किस अकाउंट में की जाती है, कैपिटल अकाउंट में। तो डिफरेंस कैसा आता है, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट, अकोमोडेटिंग डिपेंडेंट। these are done for profit motive, these are done to adjust the balance of BOP, these are done on current and capital account, these are done on only capital account। इन्हें अबव द लाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं क्योंकि टोटल की लाइन लगने से ऊपर हुआ, और इन्हें हम बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं क्योंकि टोटल की लाइन लगने से पहले हुआ, बाद में हुआ। ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस की फॉर्म में बीओटी का बीओपी के साथ डिफरेंस सेकंड, और करंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट के साथ डिफरेंस थर्ड। तीन डिफरेंसेस ये। उसके अलावा बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस, फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, विच अकाउंट विच साइड, मतलब कौन सी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में और कौन से साइड पे रिकॉर्ड होगी। ये 5 क्वेश्चंस हैं जनरली एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके बाद जब हम एफईआर करेंगे तो मैं दोनों के मिक्सअप करा के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आई ट्राई कि मैं आपको एनसीईआरटी के बेस पे भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वाले एक बार डिस्कस करा दूं। बट यहाँ से होपफुली सारा चैप्टर डन है, मेरे एंड पे कुछ भी ड्यू नहीं है। बट एक चीज और कंफर्म करते हैं ना, जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है उसको हम सीएडी बोलते हैं या सीएएस बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस। जितना भी इसमें आएगा, इफ दिस इज +10 तो हम इंटेंशनली कैपिटल अकाउंट में क्या लेके आते हैं, -10। अगर ये -10 है तो हम इंटेंशनली यहाँ पे क्या लेके आते हैं, +10।
ताकि दोनों का बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए या जीरो हो जाए। डन। सो यहाँ तक करते हैं, बाकी विल टेक अप इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, काइंडली सब्सक्राइब इट और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, ठीक है।